हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हमारे एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जरिए एक नए सेगमेंट से अपने इस चैप्टर की तैयारी। मतलब हमने बहुत सारे फॉर्मेट्स के माध्यम से अपने चैप्टर्स को रिवाइज किया है, तो अब एक और फॉर्मेट है जहां पर 30 मिनट्स के अंदर मैं टॉप 20 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और उन पे बेस्ट 20 क्वेश्चंस। तो चैप्टर है हमारा 12 ध्वनि, और इसके करने वाले हम आज क्वेश्चंस को। तो भाई एक और इंफॉर्मेशन देते चलूं कि अब आपके हिंदी मीडियम के भी नोट्स, मतलब बुक्स एंड ई बुक्स, मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा एक्सक्लूसिवली डिजाइन आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड फटाफट से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम इस सेशन को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज को, जिसमें से कि सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है एंड सभी अलग अलग कंसेप्ट पे बेस है। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में कौन अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न नहीं करता? कौन है जो अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि को उत्पन्न नहीं करता है? इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, सीधा सिंपल सी बात की जा सकती है कि ध्वनि की परिसर होती क्या है। तो ध्वनि परिसर के लिए समझ सकते हैं, ध्वनि जो होती है जनरली 0 से 20 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, इसको हम कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या कहते हैं भाई इसको? अवश्रव्य ध्वनि। इसके बाद 20 से ऊपर के लिए चलते हैं, मतलब इससे ज्यादा होंगी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज क्या है भाई? ये फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की इकाई है। मतलब 0 से 20 हर्ट्ज तक, 0 से 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो ध्वनि होगी उसको अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे। 20 से 20,000 तक की जो होगी इसको हम कहते हैं जो ध्वनि हम सुन सकते हैं, मतलब इसका नाम हो जाएगा श्रव्य ध्वनि। और 20,000 के पार, मतलब 20,000 के और इससे ज्यादा जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं उनको अल्टीमेटली हम कहते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य मतलब अब अल्टीमेटली इस ध्वनि को भी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं सिंपली इसको कह सकता हूं अवश्रव्य तरंग। ठीक है, यह श्रव्य तरंग है और यह पराश्रव्य तरंग है। अब समझते हैं भाई इनमें होता क्या क्या है। तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक को श्रव्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मानव द्वारा सुना जा सकता है। मतलब हम और आप जो सुन सकते हैं वो मिनिमम 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं। बट अवश्रव्य तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इसको सुन सकते हैं, सभी नहीं सुन पाते। उसी तरीके से पराश्रव्य की भी बात करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक ही सुन पाते हैं। जैसे अगर हम कहें पराश्रव्य की, तो पराश्रव्य में यूज होता भी है जैसे चमगादड़। ये क्या करता है? ये पराश्रव्य ध्वनियों को इस्तेमाल करता है और सुन भी सकता है। आपको पता है कि भाई पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल कैसे करता है चमगादड़? तो ये क्या करता है, एक साउंड मतलब एक वेव, एक पराश्रव्य तरंग अपने पास से रिलीज करता है, जो कि सामने जो भी कीटाणु होगा, मतलब जैसे मान लीजिए इसका भोजन यहां पर है, तो भैया इसने एक वेव रिलीज किया, यहां ये वेव जाएगी, टकरा करके वापस आ जाएगी। तो इससे ये डिस्टेंस का पता लगा लेता है कि भैया इसका शिकार कितनी दूरी पर है। तो ये यूज करता है कौन? चमगादड़। लेकिन अवश्रव्य ध्वनि की प्रयोग करते हैं भाई गैंडा, व्हेल, हाथी। ये तीनों अवश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। हाथी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इजिली सुन सकता है। गेंडा, राइनोसोरस की अगर हम बात करें तो भाई ये भी क्या करते हैं, ये इजिली सुन लेते हैं भाई, है ना, बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि को। अकेला चमगादड़ है जो कि इस ध्वनि को नहीं प्रयोग करता, ये पराध्वनि को प्रयोग करता है, पराश्रव्य को प्रयोग करता है। इसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसके और भी कॉमन यूसेस के बारे में आपसे डिस्कशन होते रहेंगे। एंड अल्ट्रासाउंड आपको पता है मेडिकल्स में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिसके जरिए हम डिटेक्ट कर पाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। एंड इसको सोनार में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये सोनार काइंड ऑफ यही प्रिंसिपल है सोनार का भी। ठीक है,
तो क्या समझ में आता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो इसमें से कौन यूज नहीं करता? तो चमगादड़ यूज नहीं करता, मतलब घ इज द करेक्ट वन, घ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वस्तुओं को साफ रखने के लिए या साफ करने के लिए कौन सी तरंग यूज की जाती है? क्या पराध्वनि, श्रव्य ध्वनि, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, कौन सी तरंग यूज की जाती है भाई जिससे कि साफ सफाई की जा सके वस्तुओं की? अब वस्तुओं की साफ सफाई का मतलब क्या है? जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, मैं बनाता हूं ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यहां से हवा से फूंक मार करके इसको बजाया जाता हो। अब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए तो इसके अंदर क्या होगा भाई? अब इसमें अगर फूंक मारेंगे, इसके अंदर गंदगी तो बैठेगी, इसकी दीवारों पे, इसकी दीवारों पे इधर गंदगी तो बैठेगी। अब वो गंदगी साफ कैसे हो? अगर कोई से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते जिसको कपड़े से ऐसा साफ कर लिया या फिर धुल दिया, है ना, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं। अब इसके अंदर कैसे जाएंगे? इस पाइप में कैसे जाएंगे भाई? तो इस पाइप में नहीं जा सकते, तो इसको साफ कैसे किया जाए? या फिर जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ इस तरीके से भी अरेंजमेंट्स होती है, बहुत ही, है ना। अब ऐसी कोई एपरेटस है जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे गैप्स बने हुए, इसको अगर आपको बोला जाए कि भैया इसको साफ कीजिए, कैसे साफ करेंगे? तो भाई यहां पर यूज करते हैं हम क्या? पराध्वनि को। किसको यूज करते हैं? पराध्वनि को। पराध्वनि क्या करती है भाई? एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है अल्टीमेटली, क्योंकि आपने देखा ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी हो जाएगी भाई? ज्यादा। इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा अगर इसकी होगी तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, और इसमें जितना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उसी वाइब्रेशन के कारण इसमें की जो गंदगी होगी वो अपनी दीवार, अपनी सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी, और फिर इसके बाद वह एपरेटस साफ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीजें यूज करते हैं भाई? पराध्वनि यूज करते हैं। इस हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये वस्तुओं में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है। वस्तुओं में वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है भाई? उसके जो भी गंदगी, जो भी पार्ट्स हैं, वो सब अपनी दीवार को छोड़ देते हैं और वो एलिमेंट साफ हो जाता है। आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कहना 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अभी हमने बात करी कि 20,000 से ज्यादा होगी तो उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ये है 20,000 से ज्यादा। एंड वी नो दैट अवश्रव्य के लिए हमने बात करी थी, कितनी होती है भाई? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो होती है, ये होती है अवश्रव्य। श्रव्यता का जो परास होता है, सॉरी 0 से 20 हर्ट्ज तक, ये है भाई श्रव्यता का परास, ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, एंड नॉन ऑफ दीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 20,000 से अधिक वाले को क्या कहेंगे भाई? पराश्रव्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, चलिए ख चेक कर लीजिए भाई, ख बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड यहां पर देखते हैं हम जरा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? यही तो बात करें। नॉर्मल एक व्यक्ति के कान के लिए कितना सुन सकता है भाई? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है ना। क ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं, दो ध्वनियों को स्पष्टता सुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बीच का न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ध्वनि आपके कानों में पड़ती है, कोई भी ध्वनि आपके कानों तक आती है, तो उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन तक सिर्फ और सिर्फ 1/10 सेकेंड तक ही बना रहता है। कब तक भाई? 1/10 सेकेंड तक हमारे ब्रेन पर इसका असर होता है। उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पे नहीं होता। अब कोई भी साउंड वेव 1/10 सेकेंड के बाद दोबारा आती है, 1/10 सेकेंड के बाद दोबारा आती है, तो हमको कैसा सुनाई देता है भाई? हमको सुनाई देता है इको। ठीक है, हमको क्या सुनाई देती है? हमको सुनाई देती है प्रतिध्वनि। मतलब प्रतिध्वनि से नाम से क्लियर है, ध्वनि का प्रति मतलब उसकी कॉपी, मतलब सेम साउंड आपको 2 बार सुनाई देने शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं दो ध्वनियों को स्पष्टता सुने जाने के लिए क्या आवश्यक है भाई? कि उनके बीच में हमारे पास में जो दिमाग में बनी होती है इंपैक्ट, वो होती है भाई 1/10 सेकेंड।
1/10 सेकेंड के बाद कोई ध्वनि आएगी तो हमको क्लियरली सुनाई देगी, मतलब दोनों साउंड वेव के बीच में मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, दोनों को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन इसके पहले ही अगर आ गई तो हमारा ब्रेन उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी बात और सिखाते चलो इसमें, तो हमारी आंखों के लिए 1/16 फ्रेम पर सेकेंड, 1/16 सेकेंड में अगर 1/16 फ्रेम 1 सेकेंड में कोई दिखा दे तो आपको वो सारे फोटोग्राफ्स ऐसा लगता है कि भैया वीडियो चल रही है। वीडियो का अल्टीमेट मतलब है कि कंसेक्यूटिवली लगातार खींचे गए फोटोग्राफ्स, जिसको 1 सेकेंड के अंदर 16 फ्रेम अगर आपको दिखा दी जाए तो आपको वो चलचित्र महसूस होगी, वो चलता हुआ महसूस होगा, वो वीडियो फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा देर के बाद अगर कोई दिखाता है तो आपको अलग अलग वो फोटोग्राफ्स लगेंगी। तो सिंपली ब्रेन का यही गेम है भाई कि जैसे आंखों की भी एक लिमिटेशन है 1/16 फ्रेम पर सेकेंड, वैसे ही 1/10 सेकेंड के बाद कोई चीज आएगी तो वो अलग अलग है, और उसके पहले ही आ गई तो उसी में कनेक्टिंग हम सुन सकेंगे। तो मतलब समझ में आता है कि फिफ्थ का आंसर कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट। 1/10 सेकेंड का ही मतलब होता है कितना, 0.1 सेकेंड। ठीक, ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई? प्रतिध्वनि सुननी है, जो अभी हमने एको की बात करी, 1/10 सेकेंड की डिफरेंसेस हमको चाहिए, है ना, 0.1 सेकेंड हमको अंतराल चाहिए। तो हमें पता है कि भाई जब 0.1 सेकेंड हमें अंतराल चाहिए तो हमारे यहां से जो दीवार की जो दूरी हो या फिर किसी भी सतह की जहां से जाकर के वो ध्वनि टकरा के वापस आए, उसकी न्यूनतम दूरी जो है वो 17.2 मीटर तो होना ही चाहिए मिनिमम। 17.2 मीटर से ज्यादा होगा चलेगा, 17.2 मीटर से कम होगा नहीं चलेगा। मतलब साउंड वेव जाने और उसके वापस लौट के आने में भैया टाइम तो लगेगा। वो टाइम मेरे को 1/10 सेकेंड को कवर करना था, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। 17.2 मीटर की अगर डिस्टेंस से अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो वो दीवार से टकरा के लौटने में जो टाइम लगाएगा वो 0.1 सेकेंड होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। सोनार का पूरा नाम क्या है? बड़ा ही आसान है भाई, सोनार का ये पूरा नाम क्या है? तो सोनार जो है, SO जो वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, ये है वर्ड इसका क्या, रेंजिंग। क्योंकि बाकी में देखिए ये रेडिएशन ना भाई, रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रीजनरेशन नहीं, रेंजिंग, मापिंग, मैपिंग, है ना, रेंजिंग अल्टीमेटली मैपिंग की बात हो रही है ना। तो सोनार का मतलब है कि साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेट भी, साउंड वेव को यूज करके हम नेविगेट भी कर सकते हैं और उससे रेंजिंग भी कर सकते हैं, मतलब दूरी का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे हमने इसके लिए डिस्कस किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी है भाई कि अगर ये इसमें कोई शिप है तो इस शिप से पहले तो एक साउंड वेव को ऐसा भेजा जाता है नीचे। अब ये तलहटी में जा करके जो हमारा तलहटी होगा, है ना, समुद्र के अंदर जो तलहटी होगी, यहां पे ये वेव जाके टकराएगी और टकराने के बाद ये लौट करके वापस आ जाएगी। तो एक यहां पे ट्रांसमीटर होता है और दूसरा यहां पे रिसीवर होता है। एक प्रेषक है और एक संग्राहक है। प्रेषक ने एक वेव को भेज दिया नीचे, जो कि तरंग जाकर के यहां पे टकराई और टकरा करके वापस आ गई। अब क्या होता है भाई, तो इस तरंग की चाल हमें घर से पता है, मतलब तरंग जब हमने भेजी है तो मुझे उसकी चाल पता है, यानी मेरे को क्या पता है, तरंग की चाल भाई, है ना, कितना मैं कह देता हूं तरंग की चाल जो है वो हो गई हमारी v, और इसके बाद समय, जो टाइम लगा इसको जाने में वो हो गया भैया t। समय कितना लगा, t। तो अब पॉइंट ये है कि भैया ये सिर्फ चल के गई है और टकरा के वापस भी आई है, तो जाने और आने में जो समय लगेगा वो दोनों का मिला ले, 2t कर दे। 2t मतलब क्या भाई, जाने तथा आने में लगा समय। अब जितना जाने में उतना ही आने में, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ट्वाइस ऑफ टी हो गया, या फिर अगर आपको लगे तो भाई इसको कह सकते हैं कि अब दूरी कितनी तय होगी, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा में समय। तो यहां से दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई,
तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, तो अगर एक काम करता हूं ना, इसको 2t ना लिखते हुए ऐसा लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं t, जाने और आने, जाके आने में लगा हुआ समय, है ना। तो मैं अगर इसको कहता हूं दूरी, तो जाने और आने में तय दूरी कितनी होगी, कुल दूरी लिख लेता हूं, ऐसे थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, बात वही पड़ेगी, कुल दूरी। तो मैं कहता हूं 2d, चल के यहां से यहां तक जो गया था ये भी d था, और वापस भी चल करके आएगा तो ये भी कितना रहने वाला, d ही रहने वाला, यानी 2d। यानी अगर मैं यहां से लिखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2d इज इक्वल्स टू, चाल को v लिख देता हूं इंटू t, मतलब d इक्वल्स टू कितना, v इंटू टी अपॉन 2। समय का आधा तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ये जाके आने में लगा हुआ समय t है तो उसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना मिल गया, vt अपॉन में 2। ये है सोनार का बेसिकली प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस्ड है सोनार। इसी की वजह से पता लगा पाता है कि भैया इस शिप के नीचे पानी कितना गहरा है। गहराई पता करने के लिए उसने एक वेव छोड़ा, वेव की चाल मुझे पता थी, समय हमने कैलकुलेट कर ली, समय के बेसिस पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और हमको पता चल गया कि इसमें कितना गहरा पानी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर का बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं भाई। जो अप्रिय ध्वनि है ना, जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो है भैया शोर। क्या कहते हैं उसको, शोर। ठीक है, शोर की अगर मैं कहूं, मतलब नॉइज के लिए अगर कहें तो कोई सच कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि कौन सी चीज नॉइज है। अगर मान लीजिए हमारे लिए अप्रिय है और किसी के लिए वही चीज प्रिय है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा भाई, वो शोर हो जाएगी, जबकि वही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा भाई, प्रिय ध्वनि हो जाएगी। जैसे अगर नॉर्मली बात करते हैं कि भाई हमने है ना घर में हिप हॉप वाले टाइप के सॉन्ग्स लगा करके बेहतरीन सुने जा रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसे लोग भी हैं है ना जो थोड़े से एजेड जो लोग हैं, उनके टाइम के हिप हॉप सॉन्ग्स वगैरह ये सब नहीं है, ऐसा तड़ाक बड़ाक वाले ऐसे कुछ गाने वाने, वो बड़े सिस्टमैटिकली रिदम में जो सॉन्ग्स होते थे वो सुना करते हैं, तो उनके लिए काइंड ऑफ नॉइज ही है ना। तो नॉइज के आज सच कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं कह सकते कि भैया नॉइज, इस चीज को नॉइज कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉइज मतलब हमको, मतलब आप सपोज लाइक है ना, किसी चाइनीज में कुछ गाना चल रहा हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे लिए नॉइज है सिंपली। ठीक है, तो मतलब अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं भाई, नॉइज, शोर। आगे बढ़ते हैं, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है। तो देखिए जो इसका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी वजह से तारत्व मिलती है हमको। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं कि एक साउंड वेव और दूसरे साउंड वेव के बीच में जो डिफरेंसेस मेरे को देखने को मिलने वाले, वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने के कारण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन नंबर 10 में, परावर्तन के बाद एक ध्वनि जो बार बार सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं। अब भाई साउंड गई, टकराई, टकरा के वापस आ गई, फिर से गई साउंड, टकराई, वापस आ गई, तो अगर ये परावर्तन हो करके ध्वनि हमको सुनाई देती है तो ऐसी ध्वनि को हम कहते क्या है, तो इसको कहते हैं प्रतिध्वनि, एको। क्या कहते हैं इसको, इसको सिंपली एको कहते हैं। ठीक है, तो भाई एको से मतलब सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपने कुछ बोला 1/10 सेकंड के बाद वही बात आपको सुनाई देती है तो इसको प्रतिध्वनि कह लेंगे, मतलब ख आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11वें क्वेश्चन में अगर हम बढ़ें तो कह रहे हैं भाई, किसी तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किस राशि का स्थानांतरण करती है। जो तरंग होती है, जो वेव्स होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह किसको ले जाती है, किसी द्रव्यमान को ले जाएगी, वेग को, तरंग दैर्घ्य को, या ऊर्जा को, तो ये ऊर्जा कैरी फॉरवर्ड करती है। एक क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछते हैं कि अगर एक ध्वनि तरंग जा रही है तो ध्वनि तरंग जाने का क्या मतलब है, क्या उसके कण भी जा रहे हैं या कण अपनी जगह पे ही है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो वाइब्रेशन है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखिए ऑप्शन में ऐसा पूछा जाता है कि अगर कोई तरंग जा रहा है तो क्या उसमें द्रव्यमान गमन कर रहा है, द्रव्यमान गमन नहीं होता है। ठीक है ना, कोई वेव अगर जा रही हो तो उसमें द्रव्यमान का कोई गमन नहीं है, द्रव्यमान चल के नहीं जाता है ना, तो द्रव्यमान का गमन नहीं होता तो हो क्या रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऊर्जा गमन करता है एक जगह से दूसरी जगह। जो ऊर्जा कहना हो मतलब कह सकते हैं किसके माध्यम से ऊर्जा जाता, तो जो वाइब्रेशन हमने क्रिएट की थी, जो हमने इसमें दोलन क्रिएट किया था, या और अगर मैं कह लूं इसमें डिस्टरबेंस जो हमने क्रिएट करी थी, वो डिस्टरबेंस सिर्फ और सिर्फ, जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस सिर्फ और सिर्फ जाती है और कुछ नहीं। इन डिस्टरबेंस, दोलन, वाइब्रेशन के जरिए जा कौन रहा है, ऊर्जा चल करके जा रहा है। ये इसमें से द्रव्यमान, वेग, तरंग दैर्घ्य नहीं भाई, घ ऑप्शन है, घ सही ऑप्शन है। ठीक है, यह ऑप्शन को भी याद रखेंगे क्योंकि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके केस में। आगे बढ़ते हैं हम जरा,
सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों है। तो सबसे पहले तो देख लो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होता क्या है भाई। तो अगर मैं कहता हूं, अगर कोई वेव ऐसी चलती है और एक वेव हमने ऐसी देखी थी भाई कंप्रेशन फिर रेररफेक्शन, फिर हमने देखी थी क्या कंप्रेशन, फिर हमने देखी रेररफेक्शन। एक वेव ऐसी चलती है, एक वेव ऐसी, इसको कहते हैं भैया कंप्रेशन, इसको रेररफेक्शन, कंप्रेशन फिर रेररफेक्शन। मतलब क्या कह सकते हैं आप ऐसा कह सकते हैं इसमें कि भैया एक जगह पे मुझे देखने को मिल रहा है क्या, संपीड़न, दूसरे ही पल में मिल रहा है मेरे को विरलन, वैसे संपीड़न विरलन। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि एक ट्रफ, मतलब एक मुझे श्रृंग मिलता है और एक मुझे मिलता है क्या भाई, गर्त। दो तरीके से वेव चलती है। तो दोनों तरीके से जो वेव चलती है, जब आप सितार को अगर आप खींचते हैं, है ना, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप सितार के तार को खींचेंगे तो ऐसा वेव मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा, तो भाई ये मिलेगा, ट्रांसवर्स वेव आपको मिलेगी, मतलब आपको अनुप्रस्थ वेव मिलेगी। ये अनुप्रस्थ है और ये कौन सी हो गई भाई, ये अनुदैर्ध्य हो गई। तो आपको कौन सी वेव मिलेगी, हमेशा अनुप्रस्थ वेव मिलेगी, अनुदैर्ध्य नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले पॉइंट पे, क्योंकि तार तो देखिए ना, गिटार की तार है, अगर इसको मैं इसको ऐसा खींच दूं तो ये तार ऐसे ऐसे ही तो अपने आप को वाइब्रेट करेगा ना, अपनी जगह पे उसका तार क्या होने लगेगा, कंपन करने लगेगा, और कंपन हमेशा कैसा होगा, इसका अनुप्रस्थ कंपन होगा। अगला बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या क्या शामिल होगा भाई, ये अभी जस्ट हमने बनाया। अनुदैर्ध्य तरंग में बात करें, ये रहा अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें क्या क्या शामिल है, संपीड़न और विरलन। क्या क्या चीजें, संपीड़न और विरलन। यहां पे कह रहे हैं कि भाई केवल विरलन, केवल संपीड़न। श्रृंग और गर्त तो भैया इसमें होती है ना, विरलन और संपीड़न दोनों ही होता है, मतलब घ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, घ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 में ही भाई एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए सेम क्वेश्चन ले लिया। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते केवल शीर्ष, केवल गर्त, शीर्ष और गर्त दोनों, विरलन एवं संपीड़न। तो अनुप्रस्थ तरंग में हमने अभी क्या बात किया, हमने बात किया शीर्ष और गर्त दोनों ही होती है। अगर आप इस तरीके से वेव लेते हैं, इसमें क्या होती है भाई, इसमें शीर्ष भी होती है और इसको गर्त कहते हैं। जो ये पीक पॉइंट सबसे ऊपर जो दिखती है, इसको क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया गर्त। और होता क्या है इसमें, तो एक बात और समझिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। ये बिंदु जो कि इस मिड पॉइंट से इस माध्य स्थिति से सबसे ज्यादा चला जाता है, तो इस लाइन को हम कहते हैं क्या भाई, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं आयाम, मतलब अधिकतम विस्थापन। ये अल्टीमेटली क्या है, अधिकतम विस्थापन। किसी भी कण का जो वाइब्रेट हो रहा है, उसके किसी कण का जो ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, इससे सबसे ज्यादा विस्थापन होगा, उसी को कहते हैं क्या, आयाम। इसके बाद समझ में आती है कि यहां से देखिए जो ये वेव ऐसा चल करके यहां तक आई है, सेम इसी चीज की कॉपी ये है, फिर इसी चीज की कॉपी ये है। तो मतलब क्या समझ में आता है कि यहां से यहां तक में एक जो कंप्लीट होता है, इसी को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन साइकिल, एक पूर्ण चक्कर, इसको कह सकते हैं एक पूर्ण चक्कर। तो यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए t सेकेंड लगा, तो यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, 2t, फिर वैसे 3t, 4t एंड सो ऑन। मतलब यहां पर t को क्या कहेंगे भाई, तो ये t जो है ये टाइम पीरियड है, क्या ये टाइम पीरियड है, ये जो है ना, ये समय अंतराल है। उसी प्रकार से कोई भी दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त को ले लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, कोई से भी दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत गर्त, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको ही कहते हैं हम तरंगदैर्ध्य। कई जगह आपको ऑप्शन में अभी तरंगदैर्ध्य दिख रहा है, तो भैया ये है तरंगदैर्ध्य, दो क्रमागत श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी। क्रमागत होना जरूरी है, दो क्रमागत श्रृंग अथवा गर्त की दूरी है तो ऑब्वियस बात है यूनिट मीटर में, इसकी भी यूनिट मीटर में।
ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आती है कि ये होता है भाई क्या, हमारा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसको हमने कहा ही था कि ये हमारा श्रृंग और ये हमारा गर्त। ठीक, गर्त। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें भाई, शीर्ष भी आएगी और गर्त भी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य जो है इसका क्या मात्रक होगा भाई? तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है ये मीटर में है। अभी हमने बात करी कि भैया ये क्या है, डिस्टेंस है, मतलब ये किस में होगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है भाई? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो है ये पूरी तरंगे जो है हमारी अनुदैर्ध्य हैं, कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन में चलती है ना, संपीड़न विरलन ऐसा करके चलती है। ठीक है, तो मतलब ध्वनि तरंगे जो है ये सब कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं माध्यम के कणों में क्या, पहले संपीड़न क्रिएट करा रहा हूं, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, ऐसे करके ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की संचरण के साथ संचरित राशि क्या है? अगर अनुदैर्ध्य तरंग चल रही है तो उसके साथ कौन सी राशि जा रही है? अभी मैंने इस क्वेश्चन की आपसे बात की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पदार्थ जाता है, मतलब मास जाता है, या सिर्फ ऊर्जा जाती है, एनर्जी जाती है, या ऊर्जा और पदार्थ दोनों ही जाते हैं, या ऊर्जा, पदार्थ और संवेग तीनों जाते हैं? नहीं भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर होती है और कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मीडियम के पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होंगे, एनर्जी को लेंगे और आगे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन खुद चल करके नहीं जाएंगे बाबा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, 16th में आते हैं ना। 16th में कह रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया ना, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, या संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी। तो भैया एक ऑप्शन ये भी, एक और ख, तो दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को कहते हैं हम क्या? हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख गया भाई? घ। दो क्रमागत संपीड़न लीजिए, दो क्रमागत विरलन। ऐसे ही कैसे कि दो क्रमागत श्रृंग लीजिए या दो क्रमागत गर्त लीजिए, यह भी चलेगा। ठीक है, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त, बात बराबर है भाई। तरंग दैर्ध्य इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़े 17वें क्वेश्चन में। तो यहां पे कह रहे हैं कि घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक जाना, पुनः अधिकतम मान तक आने पर पूरा क्या होता है? तो अभी हमने बात की ना, एक क्या होता है, इसको कहते हैं भाई एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? अगर आप कहीं से चले हैं, वापस चल करके वहीं पर आ रहे हैं, फिर वापस से चल रहे हैं, फिर से वापस चल करके आ रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या होता है भाई? इसी को हम कहते हैं क्या? एक दोलन, एक वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन जिसको कहते हैं एक दोलन कहते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क। ये अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई यहां से चल करके यहां तक आना है एक ऑसिलेशन, फिर ये चल करके आना है दूसरा ऑसिलेशन, ये है कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है ना, एक। अगला, एकांक समय में दोलन की कुल संख्या ध्वनि तरंग की कहलाती है। अगर आप एक यूनिट टाइम में अगर आप एक काम करेंगे कि भाई दोलन की संख्या को अगर आप कंप्लीट काउंट करते हैं, है ना, टाइम कितना है फिक्स कर दिया गया, कुल संख्या है ना, ध्वनि तरंगों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति बराबर होता है 1/समय अंतराल। मतलब एक फिक्स टाइम में, है ना, एक फिक्स टाइम में जितनी आवृत्तियां होंगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आप जितनी पूर्ण चक्कर लगाएंगे उसी को कहते हैं हम क्या? आवृत्ति। मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी जो इकाई है ना, इसकी इकाई भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इकाई, इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है इसकी इकाई? हर्ट्ज। ठीक, ओवर टू क्वेश्चन नंबर 19। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहेंगे भाई? तरंग दैर्ध्य कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, आयाम काल कहेंगे, या फिर तरंग दैर्ध्य काल और आवर्तकाल दोनों ही कहेंगे। तो ये है अल्टीमेटली आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय, यानी कंप्लीट एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय को कहते हैं हम क्या? आवर्तकाल, टाइम पीरियड।
एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय को कहते हैं हम टाइम पीरियड, जो अभी हमने बनाया था कि भाई यहां से यहां तक चल के आ रहा है तो इसको कहते थे टी, फिर ये चल करके आया तो इसको हमने कहा 2t, यानी एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय क्या कहलाता है, हमारे कहलाता है आवर्तकाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कि निम्न में से किस ध्वनि का तारतम्य अधिक है, क्या गिटार का, कार के हॉर्न का, शेर की दहाड़ का, इनमें से कोई नहीं। तो भैया गिटार का है ना, इसका तारतम्य तो बहुत ज्यादा है। आप इजीली इसमें क्या करते हैं भाई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार की हॉर्न में से क्या होता है भाई, हॉर्न कहते ही क्या है, ये एक तरीके की टोन है, काइंड ऑफ एक ही तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें मल्टीपल टाइप के साउंड्स नहीं आएंगे। शेर की दाढ़ भाई एक बार जैसा चिल्ला रहा है वैसा ही ना, कि बीच में ऐसे सारे का ऐसा कुछ थोड़ी करेगा, है ना। शेर की दहाड़ है वो थोड़ी गाएगा भाई ऐसा जोर से, दहाड़ है बीच में ही गा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। गिटार से अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, मतलब गिटार का तारा तो सबसे ज्यादा है। और तय कमिटमेंट के हिसाब से हमने कर लिया अपने टॉप 20 क्वेश्चंस, या कहूं मैं टॉप 20 ऐसे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, उनका रिवीजन। तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये सारे ही कोर्सेस हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से, आपका पूरा कोर्स कंटेंट यहां पर मिल जाता है एनसीईआरटी बेस्ट। मतलब आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हैं तब भी आपको नहीं घबराना, आपके लिए भी ये पूरा कोर्स कंटेंट है भाई। एंड अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से आते हो तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिलती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है। अलॉन्ग विद दिस एमटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश के लिए आप अगर मैग्नेट ब्रेन से कनेक्टेड है तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज भी लेकर के आते हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप और इंप्रोवाइजेशन चाहते हो और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अब हिंदी मीडियम में भी नोट्स, बुक्स, ई बुक्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप इजीली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं अपने बुक्स एंड ई बुक्स को भी। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई भी नई अनाउंसमेंट, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। एंड आपके कोई सजेशंस है वो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने उन दोस्तों में भी भेज दीजिए भाई जिनको जरूरत है इसकी। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।